अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रियलिज़्म के बारे में डिटेल के साथ। आपने छोटी वीडियो में देखा होगा कि हमने बस पॉइंट्स को डिस्कस किया था, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम रियलिज़्म को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो रियलिज़्म के बारे में अगर हम स्टार्ट करें तो ह्यूमन की नेचर जो है वो सेल्फिश और ब्रूटल है, जो रॉ टेंडेंसीज़ को एग्ज़िबिट कर रहे होते हैं। तो मैकियावेलियन मैन जो है वो असल में इंसान की असल तस्वीर है, इंसान की असल शक्ल है। वो मैकियावेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रेज़ेंट करता है। और मैकियावेलियन मैन क्या होता है? वो नास्टी होता है, वो ब्रूटिश होता है, वो सेल्फिश होता है, वो दूसरे इंसानों के लिए खतरा होता है और दूसरे इंसानों को अपने लिए खतरा समझता है। तो चूंकि स्टेट का फंडामेंटल एलिमेंट या फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट ह्यूमन बींग्स हैं, तो जो ह्यूमन बींग सेल्फिश होंगे वो एक सेल्फिश स्टेट को क्रिएट करेंगे। तो यही आइडियोलॉजी को लेके रियलिज्म आगे बढ़ता है। तो रियलिज्म कहता है कि जो स्टेट है वो प्राइमरी एक्टर है। स्टेट का प्राइमरी एक्टर होने का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के पास इतनी पावर और इतने रिसोर्सेज और मीन्स नहीं है कि वो अपना रोल प्ले कर सके इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। दैट इज व्हाई स्टेट इज द प्राइमरी एक्टर। जब स्टेट प्राइमरी एक्टर है तो इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और मीन, इन सब का पर्पस स्टेट के इंटरेस्ट को परसू करना है, ना कि ह्यूमन राइट्स को गेन करना, ना कि इंडिविजुअल के लिए फ्रीडम, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी, इस तरह की चीजों को लेकर चलना है। बल्कि रियलिज्म कहता है कि स्टेट का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो इसके लिए तीन चीजें हैं बेसिकली। एक सर्वाइवल, एक स्टेटिज्म और एक सेल्फ हेल्प का कॉन्सेप्ट है। अब इनको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। अब जो स्टेट के लीडर्स हैं वो रैशनल होते हैं। स्टेट के लीडर के रैशनल होने का क्या मतलब है कि वो परफेक्ट एनालिसिस करते हैं कॉस्ट और बेनिफिट का। कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस उन्हें बताता है कि अगर हम ये स्टेप लेंगे तो इससे स्टेट को ये फायदा होगा और अगर हम ये स्टेप लेंगे तो इसको स्टेट को ये नुकसान होगा। इस तरह वो एक तराजू के ऊपर दोनों को वे करते हैं। जब वे करते हैं तो वो जो बेस्ट बेहतर डिसीजन होता है स्टेट के लिए वो लेते हैं। और इसके बारे में कहा जाता है कि जो लीडर है उसके अंदर पावर ऑफ अ लाइन एंड डिसेप्शन ऑफ अ फॉक्स होनी चाहिए। मतलब उसको धोखा देना भी आता हो और उसमें पावर भी हो। जब वो टेबल के ऊपर बैठा हो तो अपने हरीफ को हरा सकता हो, ठीक है। जब वो जंग के अंदर उतरे तो जंग में को जीतने के लिए उसके पास एम्पल रिसोर्सेज भी हों और उसको जंग के फन के बारे में भी पता हो, जंग का हुनर भी उसे आता हो, ठीक है। तो स्टेट का जो लीडर है वो जो एथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसके सर के ऊपर है कि स्टेट के इंटरेस्ट को मैंने हासिल करने हैं। तो उस एथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करता है, ना कि वो उन एथिक्स को फॉलो करता है जो रिलीजन, मोरालिटी और एथिक्स हमें प्रेजेंट किए जाते हैं ट्रेडिशनली। कहा जाता है कि जो लीडर है अगर वो रिलीजन के प्रेजेंट किए हुए एथिक्स को फॉलो करने लग जाए तो वो एक अच्छा लीडर साबित नहीं होता। क्यों अच्छा लीडर साबित नहीं होता? क्योंकि वो दुश्मन का फायदा भी सोचेगा, दुश्मन के नुकसान के बारे में भी सोचेगा। लेकिन यहां पर क्योंकि स्टेट एक सेल्फिश एलिमेंट है तो स्टेट को सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेके चलना है। अब नेशनल इंटरेस्ट स्टेट के लिए क्या है? स्टेट का नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहला है सर्वाइवल, कि स्टेट ने सर्वाइव करना है एक अनार्किक इंटरनेशनल ऑर्डर के अंदर। तो स्टेट को हमेशा ऐसे स्टेप्स लेने हैं जो उसको सर्वाइवल में हेल्प करें। और सेल्फ हेल्प का जो कॉन्सेप्ट है उसको उसने गेन करना है। सेल्फ हेल्प को क्यों गेन करना है? क्योंकि जो फ्रेंड्स होते हैं वो परमानेंट नहीं होते, ठीक है। एनिमीज जो है वो परमानेंट नहीं होते। जब वो परमानेंट नहीं होते तो हम किसी के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। प्राइम एग्जांपल इज यूक्रेन, ठीक है। यूक्रेन एक पॉइंट के ऊपर वेस्ट और यूएसए के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देके बैठा हुआ था कि वो मुझे आके बचा लेंगे। लेकिन क्या हुआ? जैसे ट्रंप आया, ट्रंप ने इंटायरली पैराडाइम को चेंज कर दिया। इस टाइम के ऊपर यूएनओ के अंदर जो रशिया है उसकी यूएसए सपोर्ट कर रहा है और यूक्रेन को उसे बिल्कुल अबेंडन कर दिया। क्यों अबेंडन कर दिया? क्योंकि ट्रंप ने ग्रेट अमेरिका अगेन का नारा बुलंद कर दिया और वो कहता है कि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को लेकर चल रहा है। वो कहता है कि हम पराई जंगों के ऊपर पैसा क्यों लगाएं, और अगर हम पराई जंगों के ऊपर पैसा लगाएं तो हमें इसके रिटर्न में जो यूक्रेन के इंपोर्टेंट रेयर अर्थ मिनरल है हमें वो चाहिए, हमें उसकी मिनरल वेल्थ चाहिए है, उसके अंदर 50% शेयर चाहिए। तो क्या कर रहा है? वो एक किराए के गुंडे के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो यूक्रेन अगर सेल्फ हेल्प के ऊपर फोकस नहीं किया उसने तो उसका नुकसान किसे हो रहा है? यूक्रेन को हो रहा है। अगर यूक्रेन ने 1994 के अंदर अपने न्यूक्लियर वेपन को सरेंडर किया था तो उसने सेल्फ हेल्प को निग्लेक्ट किया और उसने निग्लेक्ट करने की वजह से क्या हुआ कि आज वो डिपेंडेंट हो चुका है जर्मनी के ऊपर, यूके के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, और ये सब लोग अपना वो पुल आउट कर चुके हैं सारे के सारे मामले से। तो इस वजह से सेल्फ हेल्प का कॉन्सेप्ट है वो प्राइम कॉन्सेप्ट है रियलिज्म की सेंस में। क्योंकि अलायंसेस जो है वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं करते। बैंड वैगनिंग एग्जिस्ट करती है लेकिन ये शॉर्ट टर्म होती है, लॉन्ग टर्म के अंदर नहीं होती। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर रशिया और यूएसए आपस में स्ट्रॉन्ग अलाइज थे, उन्होंने मिलकर जर्मनी को हराया, ठीक है। लेकिन आगे जाके क्या होता है? आगे जाके ये एक दूसरे के राइवल बन जाते हैं। कोल्ड वार के अंदर ये 40-50 साल तक एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। तो अलायंसेस परमानेंट नहीं होते और सेल्फ हेल्प के कॉन्सेप्ट को आपने आगे लेके चलना होता है।
अगर हम इससे आगे की तरफ बढ़े तो आगे हम बात करते हैं कि ग्लोबल पॉलिटिक्स को कौन सी चीजें हैं जो डिफाइन करती है, तो ग्लोबल पॉलिटिक्स को स्टेट की इगोइज्म डिफाइन करती है। इगोइज्म क्या है कि एक स्टेट का टिल्ट क्या है, एक स्टेट की कौन सी चीजें हैं जो उसकी फॉरेन पॉलिसी को, उसकी ग्लोबल पोस्चर को डिफाइन कर रही है, तो ये स्टेट की इगोइज्म है। एक और चीज है अनार्की। अनार्की वो सर्कमस्टांसेस हैं जिनके अंदर स्टेट एग्जिस्ट कर रही है, वो केओटिक सिचुएशन है जिसके अंदर स्टेट मजबूर है सर्वाइव करने के लिए, एक जंग लड़ने के लिए, ठीक है। डार्विन कहते हैं कि सिलेक्शन ऑफ नेचर फॉर द बेस्ट इज वेरी रूथलेस। नेचर इटसेल्फ बड़ी बेरहम हो जाती है जब वो एक ऐसे जानदार को, एक ऐसी स्पीशी को प्रमोट कर रही होती है कि तुम्हारा एग्जिस्ट करने का हक है लेकिन तुम्हारा एग्जिस्ट करने का हक नहीं है, और जिसका एग्जिस्ट करने का हक नहीं होता उससे खुराक छीन ली जाती है, उसके ऊपर दरिंदे शिकारी छोड़ दिए जाते हैं और वो एक्चुअली सरवाइव नहीं कर पाती। तो जब नेचर इटसेल्फ इतनी रूथलेस है तो व्हाई नॉट द स्टेट। अगर स्टेट रूथलेस नहीं होगी तो दूसरे उसे खा जाएंगे। वो कहा जाता है ना कि इतने मीठे ना बनो कि कोई तुम्हें निगल जाए, और स्टेट और रियलिज्म इसी चीज के ऊपर बिलीव करते हैं कि आपने अपना ग्लोबल पोस्टर जो है उसको अग्रेसिव रखना है। जब आप उसको अग्रेसिव रखेंगे, आप वॉर के लिए खुद को प्रिपेयर करेंगे, तो आप बेसिकली क्या कर रहे होंगे, आप पीस अर्न कर रहे होंगे अपनी स्टेट के लिए। तो यही कॉन्सेप्ट है जिसको रियलिज्म प्रमोट करता है। अब रियलिज्म के अंदर पॉलिटिकल रियलिज्म है, मॉर्गन थाउ के पॉइंट्स हैं। तो जहां पर रियलिज्म ब्लेम करता है ह्यूमन नेचर को एज अ काज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वहां वहीं पर जो न्यू रियलिज्म है वो बिलीव करते हैं जो अनार्किक इंटरनेशनल ऑर्डर है जिसको स्ट्रक्चर के तौर पे लेके चलता है, वो रीजन है कॉन्फ्लिक्ट की, और वो रीजन है जंगों की, और वही रीजन है दुनिया का पीस खराब करने की। तो रियलिज्म का जो लेवल ऑफ एनालिसिस है वो ग्लोबल है और इंटरनेशनल स्ट्रक्चर उसका लेवल ऑफ एनालिसिस है। एट द अदर हैंड जो रियलिज्म है वो बिलीव करता है कि ह्यूमन नेचर जो है और जो स्टेट का बिहेवियर है वो लेवल ऑफ एनालिसिस है जिसके बेसिस के ऊपर हमने ग्लोबल पॉलिटिक्स को एनालाइज करना है। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है रियलिज्म और न्यू रियलिज्म का। इसके अलावा जो रियलिज्म है फोकस करती है पावर के ऊपर, क्योंकि न्यू रियलिज्म फोकस करती है सिक्योरिटी के ऊपर। अब सिक्योरिटी किस तरह की सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी का मतलब है कि आप हर तरह के थ्रेट से एलिमिनेट, खुद को अलग कर लो, आप सर्टेनिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी की तरफ बढ़ो। और पावर क्या होती है, पावर होती है कि आप अपने पास रिसोर्सेज को इकट्ठा करो, आप अपने पास पावर को इकट्ठा करो। तो न्यू रियलिज्म को अनप्रूवेबल जो परसुएसिव है, अल्बेट परसुएसिव है, उनसे दूर लेके जाता है। ये कहता है कि मैं एक क्वांटिटेटिव और साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करूंगा। साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करने का क्या मतलब है कि एक अनार्किक ऑर्डर के अंदर अनार्की को डिफाइन किया जा सकता है। कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि अगर इंडिया के पास राफेल जेट है, फाइटर जेट है, तो पाकिस्तान उसको काउंटर करने के लिए अपना सेकंड ब्लॉक तैयार कर रहा है JF-17 थंडर का। हम J-10C फाइटर जेट खरीद रहे हैं चाइना से, हम J-20 के लिए डील करने जा रहे हैं। जब पाकिस्तान ये सारा कुछ कर रहा है, अपने पास कोई 750 या 800 और अप टू एनी नंबर कोई पावर के फाइटर जेट इकट्ठे कर रहे हैं, तो इंडिया की भी कोशिश है कि वो उसका जो गोल है, प्राइमरी गोल है 42 स्क्वाड्रन इकट्ठे करने का फाइटर जेट के, वो इकट्ठा करने की तरफ जा रहा है। इस टाइम पे 32 स्क्वाड्रन है इंडिया के पास। तो ये बड़ा क्लियरली डिफाइन होता है, ये इसको वे करना आसान होता है। अगर पाकिस्तान के पास इतनी पावर है तो इंडिया के पास इतनी पावर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स इसका एक बहुत बड़ा अलमबरदार है, वो बताता है इस कंट्री की पावर इतनी है, इस कंट्री की पावर इतनी है। अगर इंडिया दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है तो पाकिस्तान दुनिया की 6th लार्जेस्ट आर्मी है। तो इन दोनों का आपस में बड़ा क्लियर सा कंपैरिजन पॉसिबल है न्यू रियलिज्म की वजह से। अब न्यू रियलिज्म को लेके कौन चलता है, नीथ वॉल्ट लेके चलते हैं। नीथ वॉल्ट कहते हैं कि जो रियलिज्म है उसको साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करना चाहिए, ना कि सिर्फ बातें हवा में बातें की जाए। अब न्यू रियलिज्म के जो मेन जो करेक्टर्स हैं नीथ वॉल्ट हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें रियलिज्म की, तो उसके जो फंडामेंटल प्रोपोनेंट्स हैं उनमें थोसिडाइड का नाम आता है, उनमें मैकियावेली का नाम आता है, उसमें हॉब्स का भी अप टू सम एक्सटेंट नाम आ जाता है। इसके अलावा हम बात करें मॉर्गन थाउ का नाम आता है, मीर शिमर आजकल अभी भी जिंदा है, वो मीर शिमर का नाम आता है। इसके अगर सबसे बड़े एग्जीक्यूटर की बात करें तो इसमें हेनरी किसिंजर का नाम बड़ा बढ़ चढ़ के आता है, और हेनरी किसिंजर को दुनिया का सबसे बड़ा रियलिस्ट का प्रमोटर कहा जाता है। तो ये रियलिज्म और न्यू रियलिज्म का फंडामेंटल डिफरेंस था, जो आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आई थिंक सो आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।